गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, होप सो कि अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए वो सारे लेक्चर आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सिंपल वे में बताए गए हैं और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने के काफ़ी सारे मेथड्स बताए गए हैं। तो जैसे कि अभी हमारा क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क का सीरीज चल रहा था, आज ये इसका लास्ट लेक्चर है। हालांकि अभी तक जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं वो सारे इनफ है आपके इस पैटर्न के क्वेश्चन करने के लिए, क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के क्वेश्चन करने के लिए। दीज ऑल मेथड्स आर इनफ एंड एफिशिएंट, बट द लास्ट but not least, today's lecture I am going to deliver on cubical skeletal network, the last method that is left from my side। तो आज भी हम cubical skeletal network के ऊपर ही करेंगे और आपको जो भी मेथड से, जिस मेथड से कम टाइम में अच्छा आंसर आ जाए, एक्यूरेट आंसर आ जाए और जिसमें लेस टाइम टेकिंग मेथड हो, उस मेथड पे आप ज़्यादा फोकस करो। बोर्ड के लिए तो आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक मेंस, एडवांस एंड नीट, इन सब के लिए ऐसे मेथड को सिलेक्ट करो जिनके हेल्प से आप आसानी से कम टाइम में और सही एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारा जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हमारा क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, या फिर बच्चे जिसे हम कहते हैं 12 वायर रेसिस्टेंस नेटवर्क। तो आज का हमारा यही लेक्चर रहेगा। आज मैं एक और मेथड देने जा रहा हूं। ये हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर आज जो होगा वो होगा हमारा 4th लेक्चर। ये 4था लेक्चर है आज हमारा, ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लास्ट मेथड या टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हेल्प से क्यूबिकल स्केलेटल नेटवर्क के प्रॉब्लम हम आसानी से इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो सपोज हम एक क्यूब लेते हैं। सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं जिस क्यूब के हर एक एज पे एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ भी हम ले रहे हैं कि हर एक एज पे एक आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी हर एक रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो सेम है। ठीक है, तो ये है हमारा क्यूब, ठीक है, और ये क्यूब है हमारा। इस क्यूब के हर एक एज पे रेसिस्टेंस लगा हुआ है R ओम का, यानी ये सारे जो हमारे रेसिस्टेंस हैं, दीज ऑल रेसिस्टेंस आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसे रेसिस्टेंस है। ठीक है, और हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट, किसी भी क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा अगर बेस है, ठीक है, तो जो हमारा बेस है, इस बेस जो फेस है जिसके ऊपर में ये क्यूब जो है टिका हुआ है, तो इसके बेस यानी स्क्वायर फेस
के डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे कैसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करें, और या फिर कोई भी एक एज हो, एज मतलब साइड ऑफ क्यूब, उसके दोनों एंड पॉइंट पे कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे मैं इसका नेमिंग कर देता हूं। लेट अस सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं 1 2 3 4, आपका मन करे ABCD करके नाम दे दो, 6 7 और ये रहा हमारा 8। ठीक है बच्चे, तो अब इस क्यूब के एक डायगोनली अपोजिट पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उस डायगोनली अपोजिट पॉइंट, वो जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट होगा, कोई भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट ले लो, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डायगोनली अपोजिट पॉइंट लिया था 1 और 4, दीज आर डायगोनली अपोजिट पॉइंट। आप ले सकते हो 2 और 5, ये भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, या फिर 3 और 7, ये भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, या फिर आप ये भी ले सकते हो 6 और 8। ठीक है, ये भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ा फील करो, और मैंने बताया था फील करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप जो है एक क्यूबॉइडियल कोई कंटेनर ले लो, जैसे मेडिसिन वगैरह की कंटेनर होती है, और या फिर मॉस्किटो नेट के अंदर में लेट जाओ और वहां लेट करके फील करो। मॉस्किटो नेट जो है एक क्यूबॉइडल शेप होता है। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस होता है कि वहां लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इस तीनों की जो लेंथ होती है ये डिफरेंट होती है, जबकि क्यूब में सारे एज इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो आज जैसे, और हमने आपको सिखाया था कि किसी भी क्यूब के अगर हर एक एज पे रेसिस्टेंस कनेक्टेड है तो उसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता था वो आता था हमारा 5R/6, एज के अक्रॉस आता था 7R/12। तो आज हम चेक करते हैं, एक अलग मेथड आज हम लोग लेंगे। मेथड डिफरेंट आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। जब आप किसी भी क्वेश्चन के जो ओरिजिनल मेथड है, जो रियल मेथड है उस क्वेश्चन को क्रैक करने का, उसके हर एक स्टेप को बारीक से समझते हो और उसमें अप्लाई होने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अगर आपको सही से आता है तो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक और ट्रिक आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। तो जैसे आज हमें फाइंड आउट करना है 6 और 8 के बीच में, जैसे आज हमें फाइंड करना है फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन 6 and 8, दीज आर डायगोनली अपोजिट पॉइंट। ये हमें पता है आंसर 5R/6 आएगा। डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे किसी भी क्यूब के डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस रेसिस्टेंस हमेशा 5R/6 आएगा। कंडीशन है कि उसके हर एक एज पे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड। ठीक है बच्चे, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये 6 है और ये हमारा 8। मैंने इसको बोल्ड से, ठीक है, बोल्ड पॉइंट से मैंने इसे मार्क कर दिया है। इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि बच्चे हमें पता था कि अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले नेटवर्क में अगर हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस, तो हम उस 2 पॉइंट के अक्रॉस सबसे पहले एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल या जिसे हम बैटरी कहते हैं उस बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, और फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट को फ्लो करवाते हैं, और उसके बाद करंट को सर्कुलेट करने के बाद उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने इमिट करा था उतना ही करंट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसको कलेक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो करंट का सर्कुलेशन सही है। एंड फाइनली उसके बाद हम चेक करते हैं कि ऐसे कौन से 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंसेज हैं उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में जिनसे सेम करंट जा रहा है, दे विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जिनसे डिफरेंट करंट जा रहा है या करंट जहां डिवाइड हो रहा है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है हमें रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है 6 और 8 के बीच में। तो 6 को ऑब्वियस है बैटरी के हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, और 8 को लो टर्मिनल वाले पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल से कनेक्ट करना होगा।
अब अगर मैं यहाँ पे करंट को सर्कुलेट करवाता हूँ, सपोज मान के चलो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं अपने सिंप्लिसिटी, ठीक है, और ईज फॉर कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इजी हो, सहूलियत हो, सिंप्लिसिटी हो, कंफर्टेबल महसूस करे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्यूब का कोई भी एक वर्टेक्स से हमेशा मैक्सिमम 3 एज कनेक्टेड होगा। 3 एज तो डेफिनेटली कनेक्टेड होगा। कोई भी आप एक भी वर्टेक्स उठा लो, कुल मिलाकर के क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं। देयर आर 8 वर्टिसेस, और एक वर्टेक्स से, वर्टिसेस इज प्लूरल, एक वर्टेक्स से हमेशा 3 एज क्यूब में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी आइडेंटिकल है, यानी सेम रेसिस्टेंस है, तो अगर यहाँ से करंट मैं इंटर करवाता हूँ, सपोज करो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर किया 3I, तो डेफिनेटली है कि करंट 3I यहाँ इंटर हुआ तो निगेटिव टर्मिनल तक करंट जो पहुंचेगा, ये करंट जो है वो करंट हमको कितना मिलना चाहिए, ये भी 3I ही मिलना चाहिए, है ना बच्चे। तो अब देखो यहां से करंट 3I गया, यहां पे जैसे करंट पहुंचेगा तो करंट को 3 रास्ते मिलेंगे। डायरेक्शन इस बार इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। इस तरफ कितना करंट गया I, नीचे कितना करंट आ जाएगा I, और इस तरफ कितना करंट चला जाएगा, इस वाले ब्रांच में I करंट चला जाएगा। क्योंकि यहां से करंट को डिवाइड होने के 3 पाथ मिल रहे हैं और तीनों पाथ में इक्वल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो करंट इक्वली डिवाइड करेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज या नहीं पता है, तो वो मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जहां मैंने डिड्यूस किया है, वेरी फर्स्ट लेक्चर जो इसके सीरीज का है, वहां जाकर के देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप फॉर्मुलेटिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी ये चीज प्रूव कर सकते हो। चलो ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अब करंट यहाँ डिवाइड हो गया बच्चे। अब करंट यहाँ पे I आया, फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद इस I को 2 रास्ते दिखेंगे, तो कुछ करंट इस तरफ आएगा I/2 और कुछ करंट इस तरफ चला जाएगा I/2, ठीक है। ये I 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां तक आ रहा था I/2, ठीक है बच्चे। अब देखो फिर से अगेन ये I आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और इधर से I आया, तो जब यहां पहुंचेगा तो इस I को भी कितने रास्ते मिल जाएंगे, 2 रास्ते मिल जाएंगे डिवाइड होने के लिए। ये R जो 6 से 5 के तरफ जा रहा I, इसको भी इस तरफ आ जाएगा I/2, और इस तरफ भी कितना चला जाएगा I/2। ये नीचे I/2 आया और 1 से 7 के तरफ I/2 जा रहा है, और 5 से 7 के तरफ I/2 आ रहा है। ये दोनों मिलकर के नेट इस तरफ कितना चला जाएगा, I आ जाएगा। चलो अब उसके बाद देखते हैं बच्चे, यहां पे चलो ये I यहां आ रहा था, यहां पे जैसे I पहुंचेगा, यहां पे अगेन I 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। नीचे के तरफ आ जाएगा तुम्हारा I/2 नीचे, और इस तरफ भी कितना चला जाएगा I/2, ठीक है। अब ये I/2 और यहां से I/2, ये दोनों मिल करके, ये I/2 आया 2 पे और ये I/2 1 से आया, ये दोनों मिल करके नेट कितना हो जाएगा I। तो I करंट, उसके बाद अब देखो यहां से I/2 आ रहा था और यहां से I/2 आ रहा था, ये दोनों मिलकर के नेट नीचे कितना आ जाएगा I। अब देखो 8 से, जो वर्टेक्स हमारा 8 है, इससे कौन कौन सा ब्रांच कनेक्टेड है, 4 8, इसमें कितना करंट आ रहा I, 2 8, इसमें कितना करंट पहुंचा I, और कौन सा है 7 8, इससे कितना करंट आ रहा I। तो I प्लस I कितना हो गया 3I, यानी जितना करंट हमने इंटर करवाया था 3I करंट यहाँ इंटर हुआ था पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट हमारा कलेक्ट हुआ। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। चलो बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर है।
थोड़ा स्पेस का लैकिंग है, नहीं तो इसे और मैं बड़ा बनाता, कोई बात नहीं। चलो, तो ये करंट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमें 6 और 8 के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अब इसी सर्किट को मैं थोड़ा तोड़ूंगा। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 6। चेक करो कि पॉइंट नंबर 6 के साथ, पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा, ये पॉइंट नंबर 6 के साथ कौन कौन सा ब्रांच कनेक्टेड है। यानी 6 पे जब 3I करंट इंटर हुआ तो किस किस ब्रांच में करंट गया है। तो 6 से करंट गया है 3 के तरफ, 6 से करंट हमारा किसके तरफ गया है, 3 के तरफ। 6 से करंट हमारा गया है 1 के तरफ, 6 से हमारा करंट गया है, और चेक करो 5 के तरफ। ठीक है, और यहां इनको मिलना है रेसिस्टेंस। थोड़ा स्पेस का लैकिंग है, इसीलिए मैं छोटा बना रहा हूं। ठीक है, और ये सारे इक्वल वैल्यू के रेसिस्टेंस है। तो 6 से पहले 1 पे पहुंचा, 6 से 3 पे गया। ठीक है, अब बच्चे चेक करो, जब 3 पे ये करंट पहुंच गया, ऊपर में 3 है, 3 के बाद करंट 2 रास्ते में गया है, I/2 नीचे, I/2 इस तरफ। यानी 3 से करंट आया है 2 के तरफ। ठीक है, ये 3 था, 3 से जो करंट था हमारा, ये पॉइंट नंबर हमारा 3 है, 3 से करंट 2 रास्ते में डिवाइड हुआ है। करंट जो है यहां से 2 रास्ते में डिवाइड हुआ है। 3 से करंट आया है 2 के तरफ, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, फिर से 3 से करंट गया है 4 के तरफ, ये। ठीक है, उसके बाद 6 से जो करंट 1 पे आया था, 1 से अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। I/2 आया है 2 के तरफ, और I/2 आया है 7 के तरफ। तो फिर से यहां से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक आया है 2 के तरफ और एक आया है 7 के तरफ। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो करंट 6 से 5 के तरफ गया था, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक 4 के तरफ गया है और एक 7 के तरफ गया है। ठीक है, एक हमारा 4 के तरफ आया है और एक हमारा 7 के तरफ आया है। देख लो, चेक कर लेते हैं। एक हमारा 4 और एक हमारा 5 से जो करंट आया है। ठीक है, 6 से करंट 5 पे पहुंचा, 5 से करंट 2 रास्ते में बट गया है, 5 से 4 के तरफ जा रहा और 5 से 7 के तरफ आ रहा, और ये सारे इक्वल वैल्यू के रेसिस्टेंस है। ठीक है, चलो अब देखो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को सिखाया था, अगर 2 पॉइंट मिले आपको जिस दोनों का नेमिंग सेम हो और पोटेंशियल भी सेम हो, नेमिंग सेम है ऐसे सर्किट में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में, अगर आपको 2 पॉइंट का नेमिंग सेम है, डेफिनेट है कि उसका पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है तो आप अपने आप समझ जाओ कि उन दोनों को आप सेम नेम से, सेम अल्फाबेटिकल लेटर से या सेम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है। 2 से, ठीक है, सॉरी लास्ट का नेमिंग में भूल गया, 5 से 4 के तरफ गया, 5 से 7 के तरफ गया। अब देखो
2 वाले को 2 से मैं मिला सकता हूं, 4 वाले को 4 से मिला सकता हूं, और 7 वाले को 7 से। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में 3 पॉइंट रह गए, 2, 4 और 7। ठीक है, फिर से देखो, अब जब 2 पे पहुंच गया, जब 2 पे पहुंच गया है, 2 कहां पे है, देखो ये, तो 2 से फिर सीधा रास्ता कहां गया है, करंट। देखो ध्यान से बच्चे, 2 के बाद वो करंट सीधे 8 पे पहुंचा है, बीच में एक रेसिस्टेंस लगा लो, 2 से करंट कहां पहुंचा है, 8 पे। ठीक है, 4 कहां पे है, देखो 4 से करंट फिर कहां पहुंचा है, 8 पे। फाइनली लास्ट में एक एक स्टेप हम करते जा रहे हैं, और फिर 7 से करंट कहां पहुंचा है, लास्ट में अपने मंजिल 8 पे। हो गया, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ रह गया सॉल्व करना, तो इसे पॉज करके पहले आप लोग लिख लीजिए, बेटर होगा। लिख लिया बच्चे? ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्यूब वाले लेक्चर में भी, और मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था कि किसी भी सर्किट में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, या किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट, एक पॉइंट का तो पोटेंशियल निकलता है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकलेगा। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल या 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वाले सर्किट में अगर फाइंड करना है, तो मैंने उसके मेथड भी बताए थे, उसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी मैंने दिए थे, जिसके हेल्प से आप लोग बहुत कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने क्यूब वाले में भी, क्यूब का जो हमारा सीरीज चला है, दिस वन इज 4th लेक्चर, तो इसमें भी मैंने बताया है कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्यूब में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमारा इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, वहां मैंने ये चीज बताया था, सेकेंड लेक्चर में भी बताया है। ठीक है, तो चलो बच्चे देखते हैं यहां पे। तो यहां हमें क्या दिखता है, ये 3। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, इस 3 को यहां पे लिख लो, इस 1 को यहां लिख लो, और इस 5 को यहां लिख लो, क्योंकि रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड है 6 से 3 के बीच में, 6 से 5 के बीच में, ये है ना, 6 से 5, 6 से 3 और 6 से 1 के बीच में। क्लियर है? अगर आप गौर करोगे, ये 3, 5 और 1 का पोटेंशियल सेम होगा, चेक करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से आइडेंटिकल रेसिस्टेंस लगे हुए। देखो, 6 से 3 के बीच में जो रेसिस्टेंस है, वही रेसिस्टेंस 6 और 1 के बीच में है, वही रेसिस्टेंस इसके बीच में भी। तीनों जगह करंट इक्वली डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। जो भी करंट यहां आया होगा, इस तीनों ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, देखो तो, इसमें भी आई, इसमें भी आई, और इसमें भी आई। करंट इक्वली डिवाइड हुआ था, 3i करंट इंटर हुआ, और वो करंट 3 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर गया। इस तरफ आई, इस तरफ आई, और इस तरफ भी आई। ठीक है, ठीक, क्योंकि रेसिस्टेंस हर एज में आइडेंटिकल लगे हुए थे, इसलिए करंट इक्वली डिवाइड कर गया था। अब देखो, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि
V6 माइनस V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे ही ना करते थे, V6 6 से 3 की तरफ हम जा रहे हैं। करंट और लूप या चलने का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बीच में जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो माइनस इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, 3 पे। तो हो गया ना, V6 माइनस V3 इज इक्वल टू IR। सिमिलरली V6 माइनस V1 is equal to IR. Similarly, V6 minus V5 is equal to IR. V6 minus V5 is equal to IR. तो इस तीनों इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखता हूं बच्चे, इस वाले को, इस वाले को, और V6 माइनस V5 इज इक्वल टू IR, तो क्या मिलता है मुझे कंक्लूजन, दो नंबर का डिफरेंस है IR और फर्स्ट नंबर तीनों इक्वेशन में सेम है। इसका मतलब है कि V3, V1 और V5 इक्वल होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि क्लियरली V3 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V5। और एक और चीज, कुछ इसी तरीके से, अब ये आपका काम, ये 2, 4 और 7 का पोटेंशियल भी सेम होगा। पोटेंशियल ऑफ 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 4 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 7। लेट मी चेक वेदर इट इज क्लियर ऑन द फोन स्क्रीन और नॉट। ठीक है बच्चे, तो ये रहा हमारा। अब जैसा कि हमें पता है कि इक्यू पोटेंशियल पॉइंट को तो तुम आसानी से जोड़ सकते हो, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल पॉइंट को हम आसानी से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं या एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहां तक पॉज करके मैं टाइम देता हूं, लिख लो, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा लैकिंग है, ठीक है। लिख लिया बच्चे। अब मैं क्या करूंगा, 3, 1 और 5 ये तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो इस तीनों को मैं एक पॉइंट से नेमिंग कर दूं, या तो V3 कर दूं, या तो V1, या तो V5, और इस तीनों को मिला के एक पॉइंट बना दूं, और इस तीनों को मिला के एक पॉइंट बना के एक नाम दे दूं, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम है। और यहां तो ये तो तीनों 8 है ही, तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। शैल आई रीड्रॉ? ओके, तो मैं इसको ओमिट करता हूं। चलो बच्चे, तो देखो, तो ये था यहां पे हमारा कुछ पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यहां से हमारे 3 रेसिस्टेंसेस गए थे, और ये तीनों रेसिस्टेंस किसी एक पॉइंट पे आके मिल गए। तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, इसका नाम मैंने 3 दे दिया। फिर यहां से ये सारे निकले, और कुल टोटल यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल 6 रेसिस्टेंस आ गए हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे 6 रेसिस्टेंस ठीक है, ये सारे के सारे रेसिस्टेंस, फिगर थोड़ा सा स्पेस के वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, जो भी मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, चूंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट के थे V2, V4 और V7। अब पीछे थोड़ा सा लेक्चर में रिवाइंड करके देखो, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो तीनों में से कोई एक नाम दे दो, 7। अगेन इसके बाद हमारे
3 रेसिस्टेंस थे, और ये 8 पॉइंट पे आए थे, सारे आइडेंटिकल हैं। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया होगा। इसको पॉज करके लिख लो, स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है बच्चे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने लिख लिया होगा, तो शैल आई इरेज इट? ओके, तो अब मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकता हूं। 1 बाई या R बिटवीन 1 एंड 8। देखो ये तीनों पैरेलल में, ये 6 के 6 पैरेलल में, और ये 3 पैरेलल में, और इस तीनों का, इस 6 का और इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो तीनों सीरीज में आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पे R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, इनका एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 5R/6। दिस वाज द आंसर। यही हमें पहले भी आया था, यानी कि जो मेथड मैंने अभी आपको बताया वो बिल्कुल सही है, सही ही होगा। ठीक है, तो इस मेथड के हेल्प से भी आप क्यूब के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इस तरीके का डायग्राम स्केच कर लेना। उस डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब इस सर्किट को कन्वर्ट करो इस तरीके के सर्किट में, इक्विपोटेंशियल पॉइंट को खोजो और सर्किट को और सिंप्लीफाई करते जाओ। ठीक है, जब तक वो एकदम सिंपल फॉर्म में नहीं आ जाए, इजीली सॉल्व होने के कंडीशन में नहीं आ जाए, और फाइनली आप फॉर्मूला डालो और सॉल्व करके फाइंड आउट कर लो। ठीक है, टाइम दे रहा हूं मैं, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। ओके, हो सकता है स्पेस के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन अगर आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके और कंसंट्रेट होकर के देखोगे तो ये भी बहुत ही आसान सा मेथड है जिसके हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था क्यूबिकल रेसिस्टेंस वाले सीरीज का। ठीक है, और फर्दर मोर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।